बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अरस्तू की मेटाफिज़िक्स और जो उसकी बुक 1 का पार्ट 2 है उसको हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले बेहतर है कि अगर आपने पिछली वीडियो जो थ्योरी ऑफ कॉज़ैलिटी और फर्स्ट कॉज पे थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो काइंडली उसको देख लें ताकि इस वीडियो के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। पार्ट 2 के अंदर अरस्तू कहता है कि चूँकि इंसान जो है इल्म की तलाश में निकला है और हम इल्म की तलाश में जब निकले हैं तो ज़रूरी है कि हम उन तमाम असूल और असबाब को जानने की कोशिश करें कि जिनके इल्म को हमने हिकमत से वाबस्ता किया हुआ है, यानी कि उन तमाम प्रिंसिपल्स का और उन तमाम कॉजेज़ का हमें पता होना चाहिए कि जिनके इल्म को हम विज़डम के साथ लिंक करते हैं। अगर हम किसी दाना शख्स को देखें तो उसके अंदर दो तरह की खसूसियात पाई जाती हैं। एक खसूसियत उसके अंदर ये होगी कि उसके पास तमाम चीज़ों का नॉलेज होता है। जिस हद तक वो चीज़ों का नॉलेज हासिल कर सकता है उनके पास तमाम चीज़ों का नॉलेज होता है। इस बात का ये मतलब नहीं है कि वो तमाम चीज़ों की तमाम तफसील से भी वाकिफ़ होते हैं, बल्कि एटलीस्ट उनको उनके कॉजेज़ ज़रूर पता होती हैं कि फ़लाँ चीज़ कैसे हो रही है, उसका प्रिंसिपल क्या है। दूसरी चीज़ अरस्तू कहता है कि उनके पास ये होती है कि वो उन चीज़ों को बड़ा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं जो आम लोगों के लिए मुश्किल होती हैं और उनकी फ़हम से बालातर होती हैं। ज़ाहिर बात है कि एक आम शख्स जो है उसकी ज़्यादातर जो डिपेंडेंस है वो अपनी सेंसेस के ऊपर होती है। वो नॉलेज के लिए अपनी सेंसेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और जो हिस्सी अदराक है, जो हवास हैं, वो तो सारे इंसानों के लिए कॉमन हैं, सबके पास सेंसेस मौजूद हैं। तो इस तरह उनसे जो नॉलेज हमारे पास आता है उनको इतना ज़्यादा हम इम्पॉर्टेंट नहीं समझते, और ना ही हम उनको उस इल्म को हम नॉलेज या हिकमत के नज़दीक समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ अरस्तू कह रहा है कि या तो ये ट्रेड्स हैं या फिर जो एक दाना शख्स है वो अपने नॉलेज के अंदर बड़ा एग्जैक्ट होगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग में बड़ा एग्जैक्ट होता है, बड़ा दुरुस्त होता है अपनी बातों के अंदर, और वो कॉजेज़ को पढ़ा सकता है, वो असबाब का इल्म दे सकता है। किसी भी हम इल्म की बात करें तो ऐसे शख्स को जिसके पास नॉलेज है तमाम तर चीज़ों का, उसके पास जो है वो कॉजेज़ का नॉलेज है, वो कॉजेज़ को पढ़ा सकता है और वो उनमें एग्जैक्ट है, तो उस इल्म के अंदर उस शख्स को हम हकीम या दाना तसव्वुर करते हैं। अब इससे आगे जो अरस्तू बात शुरू करता है वो सारी की सारी इल्म से वाबस्ता है और बेसिकली फ़िलासफ़ी और मेटाफिज़िक्स से रिलेटेड है। अरस्तू कहता है कि हम उस इल्म को, जो इल्म इसलिए हासिल किया जाता है कि हम चीज़ों को जानें, हमारा मकसद ये होता है कि हम चीज़ों के पीछे वजूहात को जानें, यानी फ़लसफ़े की बात हो रही है। ये हमें कोई डायरेक्ट फ़ायदा नहीं दे रहा, हमारी कोई डायरेक्ट ज़िंदगी आसान नहीं बना रहा, इससे कोई नताइज ऐसे नहीं मिल रहे कि जिसको हासिल करने के बाद एक इंसान जो है वो अपने, अगर वो इंजीनियर है तो वो अपने डिज़ाइन को बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर सकेगा, बना सकेगा, कोई डॉक्टर है तो अब वो मेडिसिन बेहतर तरीके से दे सकता है। बिल्कुल ऐसी बात फ़िलासफ़ी में नहीं है। फ़िलासफ़ी हम इसलिए करते हैं, फ़लसफ़ा इसलिए किया जाता है ताकि चीज़ों को जाना जा सके। फ़लसफ़ा करने का मतलब ही फ़लसफ़ा है, बेसिकली ख़ुद फ़लसफ़े को जानना ही फ़लसफ़ा है। ऐसे जो अलूम होते हैं अरस्तू कहता है कि वो हिकमत के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। ऐसे नॉलेज, ऐसा जो इल्म है वो बड़ा एग्जैक्ट समझा जाता है और वो दूसरे बहुत से अलूम उनके लिए राहें हमवार करता है, और बहुत से ऐसे नॉलेज हैं जो ताबे अलूम समझे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये ताबे अलूम से आला है, क्योंकि ये हम उसकी अपनी खातिर उसको पढ़ रहे हैं और नताइज की फ़िक्र के बग़ैर और किसी फ़ायदे के बग़ैर हम उसको हासिल कर रहे हैं। अरस्तू कहता है क्योंकि जो हाकिम होता है वो हमेशा हुक्म देता है, वो ताबे नहीं होता। इसी तरह जो कम अक्ल होता है उसको हमेशा ज़्यादा अक्ल वाले के ताबे होना चाहिए। अब जितने भी तसव्वुरात हमने यहाँ डिस्कस कर लिए कि एक दाना शख्स के अंदर कौन कौन सी ट्रेड्स होनी चाहिए कि वो सबसे ज़्यादा चीज़ों को जान सके, ऑब्वियसली जब उसके पास हाईएस्ट डिग्री ऑफ यूनिवर्सल नॉलेज होगा तो वो जितने भी उसके सामने मज़ाहिर हैं वो उनको एक्सप्लेन कर सकता है, उनकी कॉजेज़ बयान कर सकता है, किसी न किसी हद तक वो उन चीज़ों को जानता होता है। अब अगर हम नॉलेज की बात करें, हम सब्जेक्ट्स की बात करें, तो अरस्तू कहता है कि दो तरह के उलूम हो सकते हैं। एक वो उलूम है जिनके अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं वो बड़े थोड़े हैं, एक वो उलूम है जिनके अंदर प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा हैं। जिन उलूम के अंदर
بڑے کم پرنسپلز انوالو ہیں، وہ زیادہ پریسائز سمجھے جاتے ہیں، وہ زیادہ ایگزیکٹ ہیں، ان کو حاصل کرنا آسان ہے. جیسے ارتھمیٹک مین سمپلی بیس کرتی ہے کاؤنٹنگ کے پرنسپلز کے اوپر. لیکن اگر ہم اس کے برعکس ہم بات کریں ایسے کسی علم کی جس کے اندر بہت سے پرنسپلز انوالو ہیں، جیسے کہ جیومیٹری، تو اس کے اندر جسٹ کاؤنٹنگ نہیں ہے، اس کے اندر شیپس ہیں، اس کے اندر اسپیس انوالو ہے، اس کے اندر ڈائمینشنز ہیں، اس کے اندر ڈفرینٹ اینگلز ہیں. تو اس طرح وہ اتنا زیادہ ایگزیکٹ نہیں ہے، اتنا زیادہ پریسائز نہیں ہے جتنا کہ ارتھمیٹک مین ہے. پھر ارسطو کہتا ہے کہ وہ علم، اس ویڈیو میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب علم کی بات کر رہی ہے کہ کوئی ایسا علم جو یہ کر رہا ہے، ایسا علم جو یوں کر رہا ہے، تو اصل میں اس کا مقصد فلسفہ ہی ہے. یہ فلسفے کی بات ہو رہی ہے، یہ میٹا فزکس کی بات ہو رہی ہے. ارسطو کہتا ہے کہ جو میٹا فزکس ہے یا فلسفی ہے، یہ ہمیں نہ صرف کازز بتاتی ہے بلکہ یہ بہت زیادہ ہمیں نالج دیتی ہے. کیونکہ چیزوں کی یہ نیچر ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں ریزنز بتائیں، جو کازز بتائیں، وہ زیادہ سکھانے والی ہوتی ہیں. ایسا استاد بھی زیادہ سکھانے والا سمجھا جاتا ہے جو چیزوں کے پیچھے ریزنز کو ایکسپلین کرتا ہے. اگر ہم کسی ایسے شخص سے پوچھیں جو علم کا طلبگار ہے اور بڑا اس کے پیچھے جو ہے وہ ٹائم اپنا صرف کرتا ہے، تو اگر ہم ان سے پوچھیں کہ تم کس طرح کے علم کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کا جواب ہوگا کہ وہ علم جو زیادہ حقیقی ہے، جو زیادہ ٹرو ہے، میں اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور ارسطو کے نزدیک ٹرو نالج وہی ہے جو کازز پہ بیس کرتا ہے، جو فرسٹ پرنسپلز پہ بیس کرتا ہے. وہی علم جو ہے وہ ایگزیکٹ سمجھا جاتا ہے. اب ارسطو کہتا ہے کہ ہر طرح کے علم کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہر علم کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اس مقصد کے لیے ارسطو ایک ورڈ یوز کرتا ہے گڈ، کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی گڈ ہے. جیسے میں مثال دوں آپ کو تو میڈیسن کی گڈ یہ ہے کہ لوگ اس سے شفا یاب ہو جاتے ہیں. ایگریکلچر کی گڈ یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے نیوٹریشنز ملتے ہیں، اس سے فوڈ ملتا ہے. پالیٹکس کی گڈ یہ ہے کہ لوگوں کی بہتری کے لیے کلیکٹیو ایک جو گڈ ہے فار دا سوسائٹی. تو ہر چیز کے لیے، ہر چیز کے اندر بیسکلی ارسطو کہتا ہے کہ خیر شامل ہے، گڈ شامل ہوتی ہے. اور اگر ہم تمام علوم کو اکٹھا کر دیں اور ان کے پیچھے جو گڈز ہیں ان کو اکٹھا کریں، تو ارسطو کہتا ہے کہ ہم ایک کلیکٹیو گڈ جو اس کی بنے گی، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعلیٰ ترین خیر ہے. تو حقیقی جو مطلب ہم یہاں سے اخذ کریں گے وہ یہ نکلا کہ جو علم ہے اس کا مقصد اصل میں خیر ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ اعلیٰ ترین خیر ہے. اب جو ارسطو ہے وہ بات کرتا ہے تھوڑے اینشینٹ فلاسفرز کی کہ لوگوں نے فلسفہ کرنا کیسے شروع کیا. ارسطو کہتا ہے کہ فلسفی تب سے شروع ہوئی جب لوگوں نے حیران ہونا شروع کیا. فلسفے کی بنیاد حیرت پہ ہے. لوگ پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ حیران ہونا شروع ہوئے، پھر جب ان چھوٹی چیزوں کے پیچھے جو کازز تھی، جو پرنسپلز تھے، جب انہوں نے ان کو انڈرسٹینڈ کر لیا، تو پھر وہ آہستہ آہستہ ان سے بڑی چیزوں پہ حیران ہونا شروع ہو گئے. جیسے چاند اپنی شکلیں کیسے بدل رہا ہے، سورج کیا ہے، ستارے کیوں چمک رہے ہیں، یہ دنیا کی پیدائش کیسے ہوئی، کائنات کیا ہے، وقت کیا ہے، اسپیس کیا ہے. تو لوگوں نے بڑی بڑی چیزوں کے اوپر سوال اٹھانا شروع کیے، اور اس چیز کا ہمیں آئیڈیا قدیم جو فلاسفرز ہیں وہاں سے ہوتا ہے. اب فلسفی کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی پروڈکشن کی سائنس ہے. یہ ہمیں بالکل نہیں بتا رہی کہ فلاں چیز کیسے بن جائے گی، کیمیکل پروسیس فلاں چیز کا کیسے ہے، کوئی نئی اسپیشی، کوئی نئی ٹریڈس کسی اسپیشی کے اندر کیسے انٹروڈیوس کیے جا سکتے ہیں. یہ بالکل بھی کسی پروڈکشن سائنس کا نالج نہیں ہے. فلسفہ بیس کرتا ہے حیرت کے اوپر. فلسفہ نام ہے ایسے علم کا جو محض ہم اس کے لیے حاصل کرتے ہیں جس کا مقصد خود علم حاصل کرنا ہوتا ہے، جاننا ہوتا ہے. ارسطو کہتا ہے کہ جو شخص کسی چیز کو نہیں جانتا وہ اس پرٹیکولر چیز کے بارے میں اپنے آپ کو جاہل تصور کرتا ہے. تو قدیم جو فلاسفر تھے انہوں نے فلسفہ اس لیے شروع کیا کہ وہ چیزوں کو جان سکیں، ان کے بارے میں نالج لے سکیں، ان کو سمجھ سکیں کہ یہ چیزیں ہیں کیا. تو یہاں سے بیسکلی فلسفی یا میٹا فزکس کا آغاز ہوا ہے. اور یہ آغاز کب ہوا کہ جب انسان کی جو بیسک اس کی ضروریات تھی زندگی کی، جب وہ پوری ہو گئی اور ان کو آسائشیں میسر آئی، تب انسان نے اس علم کی تلاش کے اندر اپنے آپ کو لگانا شروع کیا بیسکلی. اب یہاں پہ ارسطو جو ہے وہ تھوڑا سا ذکر کرتا ہے سیمونائیڈس کا، جو ایک گریک پوئٹ تھا. بیسکلی
जो ग्रीक माइथोलॉजी है, अगर आप उसको पढ़ें, उसके ऊपर डिफरेंट मूवीज़ भी मौजूद हैं, अगर आप उनको देखें तो वहाँ पे एक बहुत सारे खुदाओं का तस्वुर शामिल था। पॉलीथेइज्म के ऊपर वो बिलीव रखते थे, और बेसिकली उसको हम उनकी ज़ुबान के अंदर अगर कहें तो ओलंपियन गॉड्स बहुत ज़्यादा उनके पास मौजूद थे, जिस तरह एथना, ज़ीयस और अपोलो वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत से उनके पास खुदा थे, और छोटी छोटी चीज़ों को वो खुदाओं के साथ लिंक कर दिया करते थे, जैसे मोहब्बत का खुदा, नफ़रत का खुदा, पानियों का खुदा, जंगों का खुदा वगैरह वगैरह। इस तरह की आपने बहुत सी मूवीज़ भी अपनी लाइफ के अंदर देखी होंगी। द सिमेनाइडिस्ट है, वो कहता है कि असल में जो मेटाफिज़िक्स की आप बात कर रहे हैं या फ़िलासफ़ी की आप बात कर रहे हैं, असल में ये हमें हासिल नहीं करनी चाहिए। क्यों हासिल नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ये खुदा के लिए, खुदा को ज़ेब देता है कि वो चीज़ों को जाने। ये खुदा के लिए मौजू है कि उसके पास तमाम चीज़ों का नॉलेज हो, और खुदा ये लाइक नहीं करेगा कि एक आम इंसान जो है वो उन चीज़ों को जानने की कोशिश करे जिसका इल्म सिर्फ उसके पास। अरस्तू कहता है कि ये जो शायर हैं ये बड़ी गलत बात करते हैं। खुदा की ज़ात हसद करने वाली नहीं है। खुदा की ज़ात इन तमाम सफ़ात से बालातर है, इन तमाम जो इंसानी ख्वाहिशात और इंसानी मामलात हैं इससे बालातर है। और ये वाली जो ट्रेट आप बता रहे हो, जैसे मेनाइडिस ने कहा, वो खुदाओं के साथ उसको लिंक नहीं किया जा सकता, बल्कि अरस्तू कहता है कि खुदा के नज़दीक तो देखा जाए तो ये इल्म ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है, ये ज़्यादा डिवाइन है, क्योंकि हम कॉजेज़ को डिस्कस कर रहे हैं, हम प्रिंसिपल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, हम चीज़ों को, उन चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं जो खुदा के पास हैं, जो खुदा का नॉलेज है, जो हम उन चीज़ों के अंदर अपना वक्त, अपना टाइम जो है वो लगा रहे हैं, उन चीज़ों को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वाला तो नॉलेज जो है वो ज़्यादा डिवाइन हो जाता है मेटाफिज़िक्स की अगर हम बात करें तो इस तरह इस पूरी पार्ट के अंदर अरस्तू जो है वो ये हमें साबित करने की कोशिश करता है कि कौन से अलूम जो हैं वो बेहतर समझे जाते हैं, और उनका बेसिक मतलब क्या है, उनका फ़ायदा क्या है। यानी कि अगर हम इस पूरी गुफ्तगू के हम क्रक्स की बात करें तो वो ये है कि अलूम जो हैं वो दो तरह के हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी कि एक वो हैं जिनके ऊपर हम इंसानियत का कोई ना कोई भला, कोई ना कोई फ़ायदा उससे हम आख़िज़ करना चाहते हैं, और दूसरे ऐसे हैं जो हम महज जानने के लिए हासिल करते हैं, जिस तरह फ़िलासफ़ी, जिस तरह मेटाफिज़िक्स। ऑब्वियसली मेटाफिज़िक्स फ़िलासफ़ी की ब्रांच है, तो हम ये जो काम करते हैं वो सारा हम जानने के लिए कोशिश करते हैं, अपने लिए इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं, और उस इल्म को हम ज़्यादा प्रिसाइज़ और एग्जैक्ट समझेंगे जो फ़र्स्ट कॉज को एक्सप्लेन कर रहा हो, और उसके पास जो हैं वो बेसिक प्रिंसिपल्स हमें उसके पता चल जाएँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 के ऊपर बात करेंगे, और इसके साथ ही हम जो है प्री सोक्रेटिक फ़िलासफ़र्स के ऊपर भी बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।